Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Yamin Salimi from ICB, and we have finished our second chapter, volcanism, and we are going to summarize the whole chapter in this lecture. तो आइए देखते हैं कि सेकंड चैप्टर में हमने कौन कौन सी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी। तो चैप्टर नंबर 2 जो कि वॉल्केनिज्म से मुतालिक था, वॉल्केनिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इंट्रोडक्शन टू वॉल्केनिज्म में आपको बताया गया कि वॉल्केनिज्म डिस्क्राइब्स ऑल प्रोसेस, ऑल फेनोमेना रिलेटेड विद डिस्चार्ज और इरप्शन ऑफ मैग्मा एंड गैसेस। जितना भी मैग्मा डिस्चार्ज होता है, गैसेस डिस्चार्ज होती हैं फ्रॉम वॉल्केनो, उसको हम वॉल्केनिज्म कहते हैं। वॉल्केनोज क्या हैं? वॉल्केनोज आर द काइंड ऑफ लैंड फॉर्म in which magma, molten rocks, and erupts from weak opening in the earth crust. जो अर्थ क्रस्ट में जो वीक ओपनिंग है उसमें मैग्मा और गैसेस को इरप्ट होने, गैसेस जो इरप्ट होती हैं फ्रॉम अ सिंगल, नॉर्मली फ्रॉम अ वीक ओपनिंग, जिसे हमने वेंट का नाम दिया, उस प्रोसेस को हम वॉल्केनो कह रहे हैं। वॉल्केनो एक 100 years टू फॉर्म अ वॉल्केनो आफ्टर मैनी इरप्शंस, और ये बहुत सारी इरप्शंस के बाद, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद वॉल्केनो माउंटेन शेप में आपको फॉर्म होता है। फिर आपको बताया गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा। मैग्मा और लावा में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। मैग्मा इज़ अ काइंड ऑफ मोल्टन रॉक inside the earth's surface or inside the volcano, and lava is the same material, that is molten rocks, uh, which come outside from a volcano or on the surface of the earth. तो जब वो मैग्मा सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे है, वही सेम मटेरियल विस्कस मोल्टन रॉक्स, उसे हम मैग्मा कहते हैं। जैसे ही वो अर्थ सरफेस पे आ जाएगा डेफिनेटली आफ्टर इरप्शन, तो उसे हमने लावा का नाम दिया। फिर आपको इस चैप्टर में बताया गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड एसिडिक लावा। इसमें भी बहुत माइन्यूट सा, स्मॉल सा डिफरेंस डिस्कस किया गया है कि बुक में, कि बेसिक लावा क्या है। बेसिक लावा हैविंग लो सिलिकॉन कंटेंट। जब सिलिकॉन कंटेंट लो है, उसकी वजह से जो लावा है वो नॉन विस्कस है, कम गाढ़ा है। कम गाढ़े होने की वजह से लावा फ्लोज फास्टर। तो बेसिक लावा फ्लोज फास्टर। बेसिक लावा को हमने मैफिक लावा भी कहा। इसी तरह एसिडिक लावा क्या है? एसिडिक लावा में सिलिका का कंटेंट हाई है, जिसकी वजह से वो गाढ़ा भी है, विस्कस है। इसी वजह से, गाढ़ा होने की वजह से, विस्कस होने की वजह से एसिडिक लावा फ्लोज स्लोली। और एसिडिक लावा को हमने फेल्सिक लावा का नाम भी दिया। फिर हमने स्टेजेस ऑफ वॉल्केनोज, टू सम एक्सटेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज डिस्कस की। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज: एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव वॉल्केनोज वो हैं जो कि रिसेंट हिस्ट्री में इरप्ट हुए हैं, और देयर इज और दे आर फ्रीक्वेंटली इरप्शन इसमें से अकर होती है। और इसी तरह जो डॉर्मेंट वॉल्केनोज हैं, डॉर्मेंट वॉल्केनोज में रिसेंट हिस्ट्री में तो इरप्शन हुई है, लेकिन काफ़ी अर्से से इरप्शन भी नहीं हुई, लेकिन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि उन वॉल्केनोज में से दोबारा इरप्शन होगी। इसी तरह एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज वो हैं जिनमें से 1000 ईयर्स पहले इरप्शन तो हुई थी, लेकिन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के नेवर एवर इरप्शन, दैट एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज विल नेवर इरप्ट। तो इन वॉल्केनोज में से इरप्शन दोबारा नहीं होगी। उनको, जिन वॉल्केनो से इरप्शन माजी में तो कभी हुई है, लेकिन उनमें से ये श्योर हैं वॉल्केनिस्ट कि दोबारा इरप्शन नहीं होगी, उनको हमने एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज का नाम दिया। फिर हमने इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज पढ़ी, जो कि अकॉर्डिंग टू द शेप्स हैं। शेप्स के वाइज हमने वॉल्केनोज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया: शील्ड वॉल्केनोज, सिंडर कोन वॉल्केनोज और कंपोजिट वॉल्केनोज। शील्ड वॉल्केनोज में का स्लोप जो है वो जेंटल स्लोप है,
होता है और इनमें से जो लावा निकलता है वो उनकी विस्कोसिटी जो है वो लो होती है। और शील्ड वॉल्केनोज दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं ये भी आपको बताया कि शील्ड वॉल्केनोज जो हैं वो हवाई में जो आइलैंड्स हैं वो शील्ड वॉल्केनोज हैं। तो डोम शेप्ड हैं, प्लेटो टाइप हैं। इसी तरह सिंडर कोन वॉल्केनोज, जिस तरह नेम सजेस्ट कर रहा है, कोन टाइप हैं। इनमें जो स्लोप है वो स्टीप स्लोप है। और जो लावा इरप्ट होता है वो फ्रॉम अ सिंगल वेंट मैं आपको बताया कि नैरो पैसेज से, एक ही नैरो पैसेज है जिससे लावा इरप्ट होता है। और जो शेप है उनकी कोन टाइप होती है। इसी तरह जो थर्ड टाइप है जो कि इम्पॉर्टेंट टाइप है, कंपोजिट वॉल्केनोज। कंपोजिट वॉल्केनोज जो है इनको लेयर्ड वॉल्केनोज भी कह सकते हैं, या इनको बुक में मेंशन भी किया गया स्ट्रेटो वॉल्केनोज। स्ट्रेटो वॉल्केनोज में बहुत सारी लेयर्ड रॉक्स होती हैं जो कि बार बार इरप्शन होती है। ये भी स्टीप स्लोप्स हैं। और लेकिन इनमें से जो लावा इरप्ट होता है वो इंस्टेड ऑफ सिंगल वेंट, लावा इरप्ट फ्रॉम सेवरल वेंट्स, सेवरल नैरो पैसेजेस। और इनकी जो साइज़ है उसमें सिंडर कोन के मुकाबले में इनका साइज़ बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा लार्ज है। तो कंपोजिट वॉल्केनोज कैन ऑल्सो बी नोन एज स्ट्रेटोवॉल्केनोज और दे आर वेरी लार्ज इन साइज। इसी तरह आपको टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन बुक में बताई गई हैं। टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन में जो 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं और इन टाइप्स को हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लावा और गैस कंटेंट। तो जो फर्स्ट टाइप है दैट इज क्वाइट इरप्शन। क्वाइट इरप्शन बहुत ही काम इरप्शन, खामोश इरप्शन। क्वाइट इरप्शन में जो वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तो विदाउट एनी एक्सप्लोजन, कोई एक्सप्लोजन नहीं होता है, सिम खामोशी के साथ लावा इरप्ट होके फ्लो करना शुरू कर देता है। और इसकी एग्जांपल आपको अगेन जो हवाई आइलैंड्स हैं, मोना लोआ, वो एक एग्जांपल बुक में ही मेंशन है। और भी कुछ वॉल्केनोज हैं जहाँ से लावा बहुत क्वाइटली इरप्ट होता है। डेक्कन प्लेटो में भी जो लावा है वो भी एक एग्जांपल है क्वाइट इरप्शंस की। इसी तरह जो सेकंड टाइप है वो है एक्सप्लोजिव इरप्शन। और नॉर्मली जो वॉल्केनोज हैं वो एसोसिएटेड हैं एक्सप्लोजिव इरप्शंस के साथ। तो जो एक्सप्लोजिव इरप्शन है उनमें डेफिनेटली सब नेम से ही आपको पता लग रहा है कि जो एक्सप्लोजन है बहुत ही धमाकेदार और एक्सप्लोजन होती है। और इनमें जो लावा है वो एसिडिक लावा है और गैस कंटेंट भी हाई होता है जिसकी वजह से एक्सप्लोजन होता है। क्वाइट इरप्शन में आपको बताना भूल गया, क्वाइट इरप्शन में जो लावा की टाइप है वो बेसिक लावा है और गैस कंटेंट बहुत ही थोड़ा है, गैस कंटेंट की काफ़ी थोड़ी है। इसी तरह एक्सप्लोजिव इरप्शन में डिफरेंट टाइप की मटेरियल, जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल जिसमें लावा ऐश है, सिंडर है, लेपिली है, वॉल्केनिक बॉम्ब्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल हैं। और इनकी जो इनको हमने डिफरेंट क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। इसमें से लावा इरप्ट होता है। जो सबसे शदीद किस्म की जो वॉल्केनिक इरप्शन, एक्सप्लोजिव इरप्शन हुई है वो हिस्ट्री में कैराकोटा इंडोनेशिया में जो वॉल्केनोज हैं, वॉल्केनो है उसमें से सबसे शदीद किस्म की वॉल्केनिक इरप्शन हिस्ट्री में रिकॉर्ड की गई इन 1883। और ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि सबसे ये जो एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए उनसे भी कई गुना शदीद किस्म की एक्सप्लोजन थी। तो थर्ड टाइप है वो है इंटरमीडिएट इरप्शन। इंटरमीडिएट इरप्शन में दोनों फीचर्स कंबाइन है। समटाइम्स ये क्वाइट इरप्शन होती है, समटाइम्स इनमें से एक्सप्लोसिव इरप्शन होती है। तो इनमें क्वाइट और एक्सप्लोसिव इरप्शन दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं। और एक एग्जांपल है वो इटली में वॉल्केनो है, वेसुवियस वॉल्केनोज इन इटली। इन इसमें से कभी खामोश काम इरप्शन होती है और कभी एक्सप्लोसिव इरप्शन होती है। इसके बाद आपको बताया गया वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज। वॉल्केनो की डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में कैसी है, कहाँ कहाँ वॉल्केनोज हैं। आपको बताया गया कि वॉल्केनोज जो हैं लैंड पे भी हैं, ओशन में भी हैं,
और ज़्यादातर वॉल्केनोज कहाँ हैं, वो प्लेट बाउंड्रीज, प्लेट टेक्टोनिक्स की जो बाउंड्रीज हैं, ज़्यादातर वॉल्केनोज वहाँ पाए जाते हैं। और कुछ वॉल्केनोज मिड प्लेट्स में भी होते हैं जिन्हें इंट्रा प्लेट वॉल्केनोज कहते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेल्ट है वॉल्केनोज के हवाले से वो है सरकम पैसिफिक बेल्ट। सरकम पैसिफिक बेल्ट, जो फर्स्ट बेल्ट जिसको हमने रिंग ऑफ फायर या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का नाम दिया, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बेल्ट है इसको सरकम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं। और इस पे तकरीबन 75% ऑफ द एक्टिव वॉल्केनोज अकर ऑन दिस प्लेट। तकरीबन 450 वॉल्केनोज, एक्टिव वॉल्केनोज इस इन प्लेट के अराउंड जो कंट्रीज़ हैं वहाँ वहाँ मौजूद हैं, जिसमें चिली है, ये मेक्सिको है, यूएसए, जो अलास्का अगेन स्टेट ऑफ यूएसए, फिर जो जापान है, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, यहाँ ज़्यादातर एक्टिव वॉल्केनोज हैं। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट एक्टिव वॉल्केनोज हैं, कुछ नेम्स भी मेंशन है जो मैं आपको बुक में मेंशन किए गए। उसमें माउंट पेरिक्यूटन है मेक्सिको में, इसी तरह माउंट फूजी जापान में, माउंट पिंटाबो मलेशिया में, और ये जो अभी जिसका जिक्र किया गया जो शदीद एक्सप्लोसिव किस्म का वॉल्केनो था, कैराकोटा इंडोनेशिया में। तो ये चंद एक्टिव वॉल्केनोज हैं इस पैसिफिक बेल्ट के अराउंड। और वैसे भी जितने भी आपको ये ऑरेंज ट्रायंगल से वॉल्केनोज को शो किए गए, बेशुमार आपको ऑरेंज ट्रायंगल्स यानी कि एक्टिव वॉल्केनोज इस बेल्ट के अराउंड, मैक्सिमम वॉल्केनोज आपको इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशन के अराउंड नज़र आ रहे हैं। तो इस मैप से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्केनोज अकर अराउंड पैसिफिक ओशन। तो दूसरी जो बेल्ट है मेडिटेरियन बेल्ट, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मेडिटेरियन बेल्ट कहाँ है? अराउंड द मेडिटेरियन सी। और मेडिटेरियन सी की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पहले भी बताई थी। मेडिटेरियन सी इज़ आल्सो कॉल्ड इंटर कॉन्टिनेंटल सी, क्योंकि ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट कर रहा है, तो जंक्शन पॉइंट है मेडिटेरियन सी। तो इस पैसिफिक मेडिटेरियन सी के अराउंड भी कुछ एक्टिव वॉल्केनोज आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें जो स्पेशली जो इम्पोर्टेंट वॉल्केनोज हैं वो इटली में हैं, जिसमें दो नेम्स मेंशन भी हैं, माउंट एटना और माउंट वेसिगुअस। जो मैंने आपको बताया कि वेसिगुअस माउंटेन जो वॉल्केनोज हैं उसमें से कभी क्वाइट eruption होती है और कभी एक्सप्लोसिव eruption होती है, यानी कि इंटरमीडिएट वॉल्केनोज की वो एग्जांपल है, इंटरमीडिएट eruptions की। इसी तरह कुछ आपको वॉल्केनोज जो हैं वो ओशियंस में नज़र आ रहे हैं, जैसे ये जो, और इसी तरह कुछ वॉल्केनोज आपको यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में, यहाँ कोई प्लेट नहीं है। इसी तरह ये जो माउंट मोना लोआ है जो कि हवाई आइलैंड में है, ये इंट्रा प्लेट वॉल्केनोज, जिनको हॉटस्पॉट वॉल्केनोज भी कहते हैं, उनकी एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह दिस मैप क्लियरली गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वॉल्केनोज। उसके बाद आपको इसमें पाकिस्तान के वॉल्केनोज के बारे में बताया गया कि पाकिस्तान में किस तरह के वॉल्केनोज हैं। पाकिस्तान में जो वॉल्केनोज हैं वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव वॉल्केनोज, लावा मैग्मा वाले वॉल्केनोज नहीं हैं। पाकिस्तान में मड वॉल्केनोज हैं। मड वॉल्केनोज में ज़्यादातर मड इरप्ट होती है विद मिक्सचर ऑफ वाटर, और जो गैस इसमें है स्पेशली, इसमें तो सिर्फ मीथेन गैस स्पेशली इरप्ट होती है साथ साथ। लेकिन जो दूसरे वॉल्केनोज हैं मैग्मा लावा वाले, इसमें बहुत सारी पॉइजनस गैसेस हैं इसमें से, लेकिन मड वॉल्केनोज में स्पेशली मीथेन गैस मड के साथ इरप्ट होती है। तो पाकिस्तान में जो वॉल्केनोज हैं वो बलूचिस्तान में हैं मड वॉल्केनोज, लसबेला में, हिंगोल नेशनल पार्क में 3 वॉल्केनोज, जो 3 इम्पोर्टेंट वॉल्केनोज हैं चंद्रा गप के नाम से, चंद्रा गप 1, 2 एंड 3, और एक और वॉल्केनोज का जिक्र है जबले गुराब के नाम से। तो ये पाकिस्तान के जो वॉल्केनोज हैं वो मड वॉल्केनोज हैं। यहाँ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग इस हिंगोल नेशनल पार्क को विज़िट करते हैं। इसी तरह आपको बताया गया कि जो वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है मड वॉल्केनोज की, वो सेंट्रल एशियन कंट्री है आज़रबाईजान।
अज़रबैजान में बहुत सारे मड वॉल्केनोज हैं। यहाँ लेकिन माजी में से लावा वाली इरप्शन तो हुई है, लेकिन अब वो कन्वर्ट हो गए हैं मड वॉल्केनोज में। फिर इम्पैक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन डिस्कस किए हमने, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी। तो नेचुरल हैज़र्ड है वॉल्केनिक इरप्शन, तो नेचुरल हैज़र्ड्स के, कुदरती आफतों के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। इसी तरह जो आपको लावा का मैंने टेम्परेचर बताया, तकरीबन लावा का जो टेम्परेचर है वो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब ये लावा फ्लो करता है तो इसके रास्ते में जो जो चीज़ आती है वो सबको ये तबाह और बर्बाद कर देता है। तो डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, ठीक है, चाहे वो क्रॉप्स हों, चाहे वो बिल्डिंग्स हों, चाहे वो लोग हों, तो सब इससे मुतासर होते हैं। तो बहुत शदीद किस्म की तबाही होती है जब वॉल्केनो इरप्ट होता है। इसी तरह वॉल्केनो इरप्शन में बहुत सारी पॉइजनस गैसेस भी साथ इरप्ट होती हैं। पॉइजनस गैसेस से बहुत सारी बीमारियां भी जन्म लेती हैं, ख़ास तौर पे रेस्पिरेशन से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी इलनेस हैं, डिजीज़ हैं, उससे ह्यूमन बींग्स भी मुतासर होते हैं और एनिमल भी। तो इस तरह ये जो पॉइजनस गैसेस हैं दे आल्सो कॉज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से जो और फर्दर जो लिंक्ड प्रॉब्लम्स हैं वो भी अ, इसमें इंक्रीज़ हो जाती हैं। इसी तरह आपको बताया कि और समटाइम्स उस एरिया का टेम्परेचर भी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है। तो समटाइम ग्लोबल वार्मिंग में भी बहुत स्लाइड सा रोल प्ले करती हैं वॉल्केनिक इरप्शंस। फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में जो ये लावा और ऐश जब बहुत सारे ज़मीन पे भी जब ये स्प्रेड आउट हो जाती है, इसमें इसकी जो सॉइल है वो, इसकी वजह से सॉइल जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स भी साथ में आते हैं। तो फर्टाइल, वेरी सूटेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। ये जो सॉइल को बहुत फर्टाइल कर देते हैं। इसी तरह बहुत सारे एरियाज़ में न्यू आइलैंड इमर्ज हो जाते हैं, जो न्यू आइलैंड है वो क्रिएशन की हो जाती है। और इसी तरह आपको बताया गया कि जो हवाई आइलैंड हैं उनकी भी वजह, उनकी जो फॉर्मेशन है वो भी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हुई। फिर ये जो हीट है, इनमें से जो हीट निकलती है उसकी वजह से जियोथर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाती है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। फिर जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, वार्म वाटर स्प्रिंग्स हैं, वो भी टूरिस्ट एक्टिविटी की वजह से भी आप किसी उन कंट्रीज़ पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स डालते हैं। फिर बहुत सारे जेम्स भी इरप्ट होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स भी, यूज़फुल मिनरल इरप्ट होते हैं। और ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो मटेरियल आउट बाहर आता है उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन के लिए भी काफ़ी सूटेबल है। और कुछ लोग एसोसिएट करते हैं ये जो वार्म वाटर स्प्रिंग्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स हैं, कुछ लोगों के ख्याल है कि इससे बहुत सारी जो डिजीज़ हैं, जॉइंट रिलेटेड या स्किन डिजीज़ हैं, वो भी क्योर होती हैं, उनका भी इलाज इससे होता है। इसी तरह फिर आपको बताया गया डेंजर्स ऑफ लिविंग नियर वॉल्केनोज। बहुत सारे डेंजर्स हैं, बहुत सारे ख़तरे हैं वॉल्केनोज के नज़दीक रहने के, चूँकि वॉल्केनोज जब इरप्ट होते हैं तो उसके साथ कुछ और भी जो फर्दर डिज़ास्टर्स हैं उनके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सुनामीज़। सुनामीज़ क्या हैं? सुनामीज़ आपको पिछले चैप्टर में भी डिटेल से बताया गया। सुनामीज़ ह्यूज ओशियानिक वेव्स हैं जो कि जनरेट होती हैं ड्यू टू वॉल्केनिक या अर्थक्वेक एक्टिविटी ओशन में। और ओशन में वॉल्केनिक करप्शन होगी या अर्थक्वेक एक्टिविटी होगी तो उससे सुनामी जनरेट होता है। तो सुनामी भी जनरेट होते हैं। अभी आपने ये जो अक्रंस देखी वॉल्केनोज की, वो पैसिफिक ओशन के अराउंड है, मेडिटेरियन सी के अराउंड है। तो यहाँ ज़ाहिर है इन इन कंट्रीज़ में सुनामी के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सुनामी अगेन कॉजिंग many problems for the nearby areas, nearby people. इसी तरह मड स्लड के लैंडस्लाइड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। और अर्थक्वेक की भी आपको बताया गया था, अर्थक्वेक एक्टिविटी की वजह से, अर्थक्वेक भी
मे बी दो इम्पोर्टेंट रीज़न मेंशन है, एक तो है प्लेट बाउंड्रीज, प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट, और दूसरी है वॉल्केनिक इरप्शन। तो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से अर्थक्वेक्स भी आते हैं। तो अगेन अर्थक्वेक इज़ वन ऑफ द मेजर नेचुरल हैजर्ड्स, और उसकी वजह से भी बेशुमार नुकसान होता है। इस तरह और एक मैंने आपको एग्जांपल दी कि वॉल्केनोज के पास रहना ऐसा ही है कि आप किसी वाइल्ड एनिमल या ड्रैगन, स्लीपिंग ड्रैगन के पास आप रह रहे हैं। कभी भी वो उठ सकता है, कभी भी वॉल्केनो इरप्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको शदीद किस्म की अफरा तफरी या डिस्टर्बेंस होती है कि आधी रात को ही वॉल्केनो इरप्ट हो गया है, तो आप इनकी प्रॉपर्टी का लॉस भी है और आपका लाइफ लॉस भी हो सकता है। फिर आपको प्रिकॉशंस बताइए कि क्या क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि लेने चाहिए वॉल्केनिक करप्शन, ड्यूरिंग वॉल्केनिक करप्शन। उसमें आपको कुछ चीज़ें डिस्कस की गई कि एक तो जिन कंट्रीज़ में भी वॉल्केनिक करप्शन होती है उनमें एक तो या जिस तरह की जितनी भी नेचुरल डिजास्टर है उनके लिए उन कंट्रीज़ में एक डिज़ास्टर प्लान होता है, बनना चाहिए डेफिनेटली, ताकि जब भी इरप्शन हो तो क्या क्या करना चाहिए। फिर आप फर्स्ट एड किट लाजमी घर में होनी चाहिए, ताकि कुछ छोटे मोटे जो मामूली ज़ख्म है, इंजरीज़ हैं, उनको फौरी जो है उसका बंदोबस्त किया जा सके। फिर इसी तरह जो इवैक्यूएशन ऑर्डर्स हैं अथॉरिटीज़ की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, उनको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। उसमें बिल्कुल सुस्ती नहीं करनी चाहिए कि वैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि वॉल्केनो इरप्शन अर्थक्वेक एक्टिविटी से इन अ सेंस थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि अर्थक्वेक एक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा सडन है, लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन में वो जो वॉल्केनिस्ट हैं वो समटाइम्स थोड़ा सा अर्ली प्रेडिक्ट कर देते हैं कि नेक्स्ट मंथ में, आफ्टर 2 मंथ्स में इरप्शन एक्सपेक्टेड है। इसलिए थोड़ी सी सेफ्टी इसमें कुदरत ने रखी है। तो इसके अलावा फुल स्लीव शर्ट पहननी चाहिए, तो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो आपकी जो स्किन बर्न है वो भी उससे भी बच सकें। तो इसी तरह मास्क डेफिनेटली, मास्क का इस्तेमाल भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी पॉइजनस गैसेज हैं, वो इनहेल ना हो सांस लेते हुए। इसी तरह आइज़ कवर करें, और जो ऐश है आपकी, जो रूफ पे, बिल्डिंग्स पे, जो छतों पे जो ऐश पड़ जाती है बहुत, और जो डिफरेंट किस्म का पायरोप्लास्टिक मटेरियल है वो आ जाए, तो उसको इमीडिएटली रिमूव कर देना चाहिए, ताकि बिल्डिंग्स या जो घर हैं वो कोलैप्स ना करें। तो इस तरह चैप्टर 2 का हमने इख्तिताम किया है। उम्मीद है, और ख़ास तौर पे इस लेक्चर में इसको हमने तमाम जितनी भी पूरा चैप्टर था उसको समराइज़ कर दिया है। उम्मीद है आपको चैप्टर नंबर 2 की बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होने से रह गया है तो डेफिनेटली जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी वो अपने सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें और वालिदैन का हमेशा अदब करें। अल्लाह हाफ़िज़।